Okay, students. In last class we were studying क्रॉस एल्डोल रिएक्शन. क्रॉस एल्डोल में हमने पढ़ा था कि जब हम दो अलग अलग तरह के एल्डोल्स को मतलब एल्डिहाइड्स को या कीटोन्स को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास कुछ चार तरह के अलग प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं. जैसे पिछली बार जब हम लोग दो अलग अलग जोड़ देते हैं तो दो प्रोडक्ट मिल रहे, दो सेम में हम मिलाते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है. लेकिन जब एल्डोल रिएक्शन हम क्रॉस में कराते हैं मतलब एक एल्डिहाइड एक कीटोन की अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, वहाँ पर दो प्रोडक्ट चार अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं. ठीक है ना. तो ये इंपॉर्टेंस थी हमारे किसकी, इन नेम रिएक्शंस की. ये दो नेम रिएक्शंस है. इसके अलावा एक नेम रिएक्शन और है आपके कोर्स में, वो है कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो कैनिज़ारो रिएक्शन, व्हाट इज़ अ कैनिज़ारो रिएक्शन, इसके बारे में देखेंगे. और आज का टॉपिक है कैनिज़ारो रिएक्शन. ओके, तो टुडेज डेट इज़ 27. कैनिज़ारोस रिएक्शन क्या होती है? कैनिज़ारो रिएक्शन तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हम क्या होता है, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है एक. ठीक है ना. इसमें क्या होता है, हम लोग एक मिथेनॉल लेते हैं और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, किसी एक बेस के साथ कराते हैं. ठीक है ना. मतलब हम कोई भी एल्डिहाइड लेंगे उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे. और उसमें और ये उन एल्डिहाइड के ऊपर फिर से रिएक्ट करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है. ठीक है ना. तो हम लोग बात कर रहे थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है. ठीक है ना. तो फॉर एग्जांपल आपने एक एल्डिहाइड यहाँ पर चूज़ किया है HCHO. क्या है ये? दिस इज अ मिथेनॉल. क्या इस पर अल्फा हाइड्रोजन है? क्या इस पर अल्फा हाइड्रोजन, सबसे पहले इस पर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? इससे ज्वाइंट कार्बन नहीं है ना. तो अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं होता है, सॉरी, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं. और इस रिएक्शन को कराने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा HCOONA. ठीक है ना. दिस इज सोडियम मिथेनोएट. सोडियम मिथेनोएट. ठीक है ना. और दूसरा प्रोडक्ट जो हमें मिलने वाला है वो है यहाँ पर CH3OH. क्या मिलने वाला है? CH3OH, मिथेनॉल मिलने वाला है. ठीक है. तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं. इसी को हम कैनिज़ारो रिएक्शन बुलाते हैं. क्या? दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिज़ारो रिएक्शन. तो जो भी एल्डिहाइड जिसके पास नो प्रेजेंस, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ना हो उसको हम क्या करते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराते हैं ताकि हमें एक एल्कोहल और एक एसिड सॉल्ट मिल पाए. ठीक है ना. इसी का एक और एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखना चाहूँ, ठीक है ना, तो हम देखेंगे CCl3CHO plus NaOH. This also gives what it gives, what will it make? देखते हैं क्या बनता है. यहाँ बनेगा आपका फिर से CCl3. अब CCl3 है तो CCl3 जुड़ेगा किसके साथ? CCl3 COONA. और अच्छा, ये रिएक्शन को हमने वो नहीं करा, बैलेंस नहीं करा. बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा. ठीक है. प्लस फिर से यहाँ पर क्या बनेगा, CCl3 CH2OH. तो यहाँ जो H था वो H यहाँ भी जुड़ा, CH2OH में भी जुड़ा था पहले, और यहाँ पर भी CH2OH में जो यहाँ पर जोड़ रखा हमने, क्या जोड़ रखा? CCl3 जोड़ा तो CCl3 जुड़ेगा. अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं था ना, इसलिए ये रिएक्शन हो रही है. अल्फा हाइड्रोजन होता तो पिछली वाली रिएक्शन होती. ठीक है. अब मैकेनिज्म क्या है कैनिज़ारो रिएक्शन का, इसको ध्यान से देखेंगे. ठीक है ना. सबसे पहले क्या है, इसमें आप मैकेनिज्म में लिख लो. मैकेनिज्म लिखो. तो इसको आप लिखना शुरू करो, जो मैं बोल रहा हूँ आप डेफिनेशन लिख लो, फिर आप बाकी बाद में लिख लेना. तो लिखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन इन्वॉल्व्स हाइड्राइड आयन शिफ्ट फ्रॉम एनायन, ठीक है ना, टू अ सेकेंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल. अब इसका रिप्रेजेंटेशन मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि हुआ क्या. और ये हाइड्राइड आयन शिफ्ट जो हुआ है एक अनायन से, वो बना कैसे था,
बाय द अटैक ऑन द एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोक्साइड आयन। जो OH आयन ने अटैक किया था उससे बना हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आयन का शिफ्ट होता है। कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, OH का अटैक होगा। किस पे होगा, HCHO है हमारे पास, यस है हमारे पास, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर अटैक होगा। अटैक होने के बाद हमारे पास क्या मिला, दिस इज़ द फास्ट रिएक्शन, क्योंकि OH हमारे पास है, वो अटैक करेगा तो क्या बनेगा, जो पहला जो हमें मिल के बनता है, जो मिलता है वो क्या है देख लें, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव H OH। HCHO में अटैक हुआ और ये बना, ठीक है ना। अब यहाँ से इसी सेकंड वाले पार्ट से इसको मैं फिर से वापस ब्लू से बना दे रहा हूँ ताकि हमको C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये था हमारे पास। दूसरे पहले वाले के साथ तो क्या हुआ, ये हुआ। दूसरे वाले के साथ क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से इस पे शिफ्ट होगा, ठीक है ना। और ये जो बना हुआ था HCO नेगेटिव OH और H, ये वाला O किस पे अटैक करेगा, ये वाला O फिर से क्या करेगा, इस वाले पे अटैक करेगा यहाँ से, ठीक है ना। इसने इस पे अटैक किया तो ये वापस यहाँ शिफ्ट हो गया। अब क्या हुआ देखो, एनायन शिफ्ट हुआ ना, मैंने ये तो बताया था। द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन इन्वॉल्व्स हाइड्राइड आयन शिफ्ट फ्रॉम एन आयन से, एक जो पहले बना था जिससे किसके अटैक से बना था, शिफ्ट टू द सेकेंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे शिफ्ट हो जाता है, जैसे हमने नीचे दिखा रखा है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये प्रोसेस स्लो है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी आयन है, इसको अटैक करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ क्या बनता है, HC सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो हुआ क्या, जब इसने इस पर अटैक किया, तो इसने इस पर अटैक किया तो यहाँ पर क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया और इसने क्या किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया H के साथ। तो यहाँ क्या बन गया देखो, HCOOH बन गया, इस H ने छोड़ दिया, इस H को इस पे जाके मैंने फिर से अटैक करवा दिया और यहाँ पर क्या बनना, नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब मेरे पास, सॉरी OH यहाँ लिख दूंगा मैं। तो अब मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ चुका है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ चुका है। इसको हमने क्या बोला है, मिथेनोइक एसिड, दिस इज मिथेनोइक एसिड, ये बना। और यहाँ पर क्या बना है, एक मिथॉक्साइड आयन बना है, दिस इज अ मिथॉक्साइड आयन, ठीक है ना। अब थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, देखते हैं। यही मिथॉक्साइड आयन में अब क्या होगा, H प्लस एक्सचेंज होगा, H ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, HCOOH, H प्लस का ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ, तो H यहाँ चला जाएगा, H ने इधर अटैक किया और ये CH2OH बना, यहाँ H प्लस अटैक, इसने H प्लस ने अटैक किया तो यहाँ बनेगा, ये H प्लस ने यहाँ पर अटैक करना है और क्या बनेगा यहाँ पर CH3OH एक, और दूसरा हमारे पास क्या बना, मिथेनोइक आयन। ये H ट्रांसफर हो गया ना इधर से, इस वाले में से उधर चला गया, तो यहाँ बन के HCOO नेगेटिव। इस पूरे प्रोसेस में आपके पास सोडियम हमेशा अवेलेबल था, ठीक है ना। तो जो हमारा ये बन के आया CH3OH और HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास Na पॉजिटिव आयन हमेशा से था। इसने H पे अटैक करा और हमारा क्या बना, CH3OH और HCOONA। दिस इज हाउ द कैनिज़ारो रिएक्शन अकर्स, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है ना, कि कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है। तो मेरे को लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या हुआ। मैं फिर से आपके सामने एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या हुआ, OH ने इस पर अटैक किया, पहला एक सिंगल आयन बना, ठीक है ना, मिथॉक्साइड आयन बना। इस मिथॉक्साइड आयन पे दूसरे हमारे जो एल्डिहाइड था उसका अटैक हुआ। जब इस पर अटैक हुआ तो अब क्या बनेगा, अब एक मिथॉक्साइड आयन बना और एक हमारे पास कौन सा, मिथेनोइक मतलब एसिडिक ग्रुप बन गया। कैसे बना कि इसके H ने इधर अटैक, इसने इस पर अटैक किया तो यहाँ पर जब रीअरेंजमेंट हुआ तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज चला गया, इसका एक H जो जुड़ उठ के यहाँ जुड़ गया और इसने डबल बॉन्ड बना लिया। तो वही काम यहाँ हुआ कि HC डबल बॉन्ड OH बन गया और ये एक मिथॉक्साइड आयन बन गया। अब इस मिथॉक्साइड आयन के और आयनिक इसके साथ क्या हुआ, रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि इसका OH जो है वो H प्लस जल्दी आराम से रिलीज़ कर सकता है, तो उसने H प्लस रिलीज़ किया और CH3OH बन गया।
ठीक है ना। यहाँ H प्लस ट्रांसफ़र हुआ, H प्लस ट्रांसफ़र लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, जो ऑप्शन हुआ मन में H प्लस मिलाया नहीं है इसमें, H प्लस ट्रांसफर हुआ, कैसे हुआ, ये H प्लस यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो CH3OH और ये रीअरेंजमेंट हुआ। इस रीअरेंजमेंट के बाद क्या हुआ, हमें हमेशा से पता है कि Na जो ये OH नेगेटिव आया था, ये कहाँ से आया था, Na पॉजिटिव साथ में बना होगा तभी तो OH नेगेटिव आया होगा। तो यहाँ से Na पॉजिटिव जो था वो जो यहाँ हमने यूज़ किया है इसको हमने फिर से अटैक करवाया और यहाँ पर बनाया CH3OH और CH3CO, तो सॉरी HCO ये बना। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, वह अल्फा हाइड्रोजन खुद ही रीअरेंजमेंट कर देगा और सीधे ये फिर ये नहीं बनेगा, फिर आपका एसिड बन जाएगा सीधे, ठीक है ना। 10 वाइल, अभी याद रखेंगे, 10 वाइल वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड बिहेव्स एज हाइड्राइड आयन, मतलब आयन डोनर बनाता है, और दूसरा एल्डिहाइड केटोन क्या बनाता है, हाइड्राइड एक्सेप्टर बन जाता है, ठीक है ना। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन ही होता है, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज कैनिज़ारो रिएक्शन। जैसे हमने एल्डोल में पढ़ा था, एंडोल रिएक्शन थी, दूसरी कौन सी रिएक्शन थी, क्रॉस एल्डोल। ऐसे ही यहाँ पर अब आप क्या पढ़ोगे, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन हम पढ़ने वाले क्या, क्रॉस CANI कैनी ZZA कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है, इसको ध्यान देंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ वो हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए जो भी आप स्पीशीज यूज़ कर रहे हो। और सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए, बोथ स्पीशीज आर, इसके लिए क्या है, बोथ स्पीशीज आर डिफरेंट। दूसरी चीज़ क्या है, दोनों स्पीशीज डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी तक तो सेम थी, हमने दोनों जो मॉलिक्यूल्स थे किसके लिए थे, हमने मिथेनॉल के लिए लिए थे, अब दोनों मिथेनॉल के नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो हम यहाँ से लिख रहे हैं CH3। अब ये बताओ कि क्या यहाँ पर इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है, नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया, दो बॉन्ड तो यही हो गए, 3 4 कार्बन पे। तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बेंजल्डिहाइड। आपने एक बेंजल्डिहाइड यूज़ करा, दूसरा आपने वही क्या यूज़ कर लिया, मिथेनॉल यूज़ कर लिया, इस पर भी तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें क्या ऐड किया आपने, NaOH ऐड किया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये ऐड करोगे तो क्या बनेगा, जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था क्या बना था, एक में एक तो ये बन जाएगा CH2OH, दूसरा आपका क्या बनेगा HCOO Na। लिखेंगे इसके लिए फिर कुछ लिखेंगे, when two aldehydes which do not possess alpha hydrogen but are different species, when treated with sodium hydroxide solution we get a mixture of possible products as shown below। ये शो कर रखे हैं, इसको हम बेंजाइल अल्कोहल बुला लेते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, और इसको तो हमें पता ही क्या बुलाना है, सोडियम मिथेनोएट, सोडियम मिथेनोएट, ठीक है। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो आपने क्या लिखा था, व्हेन टू एल्डिहाइड्स दैट डू नॉट पोजेस द अल्फा हाइड्रोजन and are different species, when treated with sodium hydroxide solution we get a mixture of all possible product corresponding to oxidation and reduction of the aldehyde involved, but जब भी हमारे पास हम एक मिथेनॉल यूज़ करेंगे, क्योंकि मिथेनॉल की यहाँ पर एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो वी विल ऑलवेज गेट सोडियम मिथेनोएट। जब भी यहाँ पर एक स्पीशी मिथेनॉल होगी तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम मिथेनोएट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात को इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख लेंगे, व्हेन एवर मिथेनॉल इज यूज्ड it will form sodium मिथेनोएट ओनली, ठीक है ना। दूसरा वाला नहीं बनाएगा, जो अल्कोहल बनेगा वो दूसरे वाले का बनेगा, चाहे दूसरा कोई भी लिया हो आपने, ठीक है ना। ये इसकी प्रायोरिटी है, तो मतलब जब भी आप इसके अलावा जो साथ में ले रहे हो उसका बने। अब दोनों पिछली बार दोनों यही थे, तो मजबूरन इसको क्या बनाना पड़ा, खुद से CH3OH बनाना पड़ा, ठीक है ना। When aldehyde have alpha hydrogen atoms
and are treated with this type of alkali, the brownish resinous product known as aldehyde resins are formed. ठीक है ना. अगर आपका if alpha hydrogen is present, इसमें लिख लो if alpha hydrogen is present then aldehyde resins are formed. क्या बनते हैं? एल्डिहाइड रेजिन्स बनते हैं, जो कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं, दैट आर ब्राउन इन कलर. तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि अगर अल्फा हाइड्रोजन हो जाए तो कैनिजारो पूछा ऐसे ही जाएगा कि कैनिजारो रिएक्शन या तो सीधी पूछी जा सकती है या फिर कैनिजारो रिएक्शन के बारे में ऐसे पूछा सकता है कि कैनिजारो रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, बट इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन व्हाट विल अकर. तो आप क्या बताओगे? एल्डिहाइड रेजिन बनता है, और वो जो रेजिन होता है वो क्या एक कॉम्प्लेक्स है जो कि हमें ब्राउन कलर का होता है. ठीक है ना. रेजिन्स पता है ना, बीच में लास्ट में मतलब कुछ हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, दैट आर नोन एज रेजिन्स. ठीक है ना. तो क्या कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है? हाँ, कीटोन्स तो बिना अल्फा हाइड्रोजन के हो ही नहीं सकते. लेकिन क्या कीटोन्स में रेजिन्स बनते हैं? नहीं, क्योंकि कीटोन्स ऐसे केस में रिएक्ट ही नहीं करते हैं. ठीक है ना. इस केस में कीटोन रिएक्ट नहीं करते. ठीक है. तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कीटोन्स डजंट फॉर्म द रेजिन्स. तो these are all the chemical properties that we need to study in according to our syllabus. ठीक है ना. कुछ पार्ट इसमें नहीं था. सारी की सारी जो भी रिएक्शंस, जो भी नेम रिएक्शंस थी वो मैंने अपने साइड से आपको बता दी हैं. जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो कैनिजारो रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन थी, कैनिजारो और अल्डोल रिएक्शन थी. ठीक है ना. टुडे वी विल डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑल्सो, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ. एक बार उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा आपके लिए. ठीक है ना. तो आपको यूजेस हैं, क्योंकि यूजेस तो पूछे जा सकते हैं, उस पर सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि ये यूज़ है इसका, ये यूज़ क्यों है. तो आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि यूजेस क्या है, क्यों है. ठीक है ना. तो यूजेस लिखवा देता हूँ मैं आपको. तो आप लिखेंगे, मैं आपको लिखवा देता हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोलते रहूँ, थोड़ा थोड़ा लिख दूंगा और आप भी लिख लेना. ठीक है ना. तो ये लिखेंगे यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. सबसे पहले मिथेनॉल इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट. ठीक है ना. पहला सबसे पहला यूज किसका है? मिथेनॉल का. HCH होगा. मिथेनॉल का यूज क्या है? इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट. ठीक है ना. एंड जर्मिसाइड, जो कि कीड़े मकोड़ों को मार देता है. ठीक है ना. इसका जो इट इज़ ये मार्केट में हमें वैसे भी हम लोग मार्केट से जो लेके आते हैं उसमें मिथेनॉल ही होता है. ये 40% एक्व सोल्यूशन है. कैसा मिलता है इसका? इट्स 40% एक्व सोल्यूशन इज अवेलेबल इन मार्केट. ठीक है ना. मार्केट में अवेलेबल होता है. और किस नाम से जाना जाता है? फॉर्मेलिन. ठीक है ना. इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बुलाते हैं, क्योंकि ऑल्सो नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड. पहला यूज इसका यही है. ठीक है. यूज नंबर 2, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज, लिखो इसमें, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव. कैसे, किसके लिए यूज होता है? प्रिजर्वेंस के लिए. किसके लिए? एनाटॉमिकल सैंपल्स. प्रिजर्वेटिव फॉर एनाटॉमिकल सैंपल्स. क्या होते हैं एनाटॉमिकल सैंपल्स? बायो लैब में अगर अभी गए हो, मैं ट्राई तो नहीं करूँगा, बायो वाले गए हैं तो आपने देखा होगा उसमें बहुत बहुत पुरानी मछलियाँ और ये मेढक मरे हुए ये सब रखे होते हैं, और वो एज इट इज़ रहते हैं. और वी नो कि मरने के बाद कोई भी चीज़, जो भी अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग हो जाती है तो उसका डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है, वो सड़नी शुरू हो जाती है, डिकम्पोज जरूर होगी. ठीक है ना. वो अगर जब भी अगर आप क्या करोगे उसमें, ठीक है ना, तो पक्का है कि डिकम्पोजिशन तो होना ही होना है. तो डिकम्पोजिशन तो होना ही है, लेकिन डिकम्पोजिशन अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? अगर डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है इसका मतलब वो किसी चीज़ की वजह से रुक गया है, उसके चारों ओर तो उन्हीं रिएक्शंस स्टॉप हो गई हैं. और वो रिएक्शन किसकी वजह से रुकी है? कोई एक ऐसा मीडियम होगा जो इनर्टनेस दे रहा होगा, जो कि उसको
रिएक्ट नहीं करेगा। तो इतने टाइम तक कैसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है उसे, मिथेनॉल में डाल के, ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बेकेलाइट रेजिन्स एंड अदर पॉलीमर, ये पॉलीमर्स हैं, ठीक है ना, इन सब के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन सिल्वरिंग मिरर्स, तो मिरर्स बनाने के काम आता है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए काम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे यूजेस हैं इसके, ठीक है ना। डाइज बनाने के काम आता है, यूज्ड इन मेकिंग डाइज क्या होती हैं, जो आपके कलर पिगमेंट होता है उसको हम डाइज बुलाते हैं, दीज आर द नोन एज डाइज, ठीक है ना। तो कौन कौन सी डाइज, इंडिगो यानी कि ब्लू कलर की, और रोजेलाइन जो गुलाबी कलर का होता है, रोजेनी लाइन, ठीक है ना। लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है टैनिंग के लिए, ठीक है ना, उनके डीकलराइजिंग के लिए, तो यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट यूज है इसका, लेदर यूज इन लेदर इंडस्ट्रीज फॉर टैनिंग एंड डीकलराइजिंग, दोबारा से डीकलराइज करके दोबारा से दूसरा कलर चढ़ा सके, इसके लिए काम आते हैं, ठीक है ना। और यूज देखते हैं, अब कीटोन के यूजेस इथेनॉल के यूज देख लेते हैं। इथेनॉल इज यूज टू मैन्युफैक्चर इथेनॉइक एसिड, तो इथेनॉइक एसिड बहुत जगह यूज होता है, तो उसको बनाने के लिए काम आता है, ठीक है ना। इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब बनाने के काम आता है, मतलब अल्कोहल्स बनाने हैं, ठीक है ना, एसिड बनाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथेनॉल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा, दो इथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे तो ब्यूटेनॉल भी बन जाएगा, वहाँ ब्यूटेनॉल बन जाएगा, एक्सेट्रा, ठीक है ना। इट इज़ यूज फॉर सॉलिड फ्यूल, यूज्ड इन सॉलिड फ्यूल फॉर बर्नर, ठीक है ना। तो मेटल्डिहाइड बनाता है ये, जो कि सॉलिड फ्यूल है बर्नर्स के लिए, कुकर्स के लिए, ठीक है ना। सॉलिड फ्यूल जो उसमें बर्न होता है वो उसके लिए, उसको मैन्युफैक्चर के यूज़ में आएगा, ठीक है ना। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैराल्डिहाइड विच इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, ठीक है ना। मतलब आपको अगर आपको सुलाना है तो उसके लिए हमें पैराल्डिहाइड बनाना होता है, वो भी इसके, तो मैन्युफैक्चर ऑफ पैराल्डिहाइड लिख देते हैं। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, सॉलिड फ्यूल फॉर बर्नर, कुकर, पैराल्डिहाइड, ये क्या है, स्लीप इंड्यूसर, ऐसे लिख लेते हैं, स्लीप इंड्यूसर मतलब आपको नींद लेके आता है, ठीक है ना, एनेस्थीसिया की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ हेल्पिंग, और सिल्वरिंग मिरर्स में जो पिछले वाला काम था वो भी सेम। तो एल्डिहाइड के यूज़ में ये दोनों लिख सकते हो। उसके बाद कीटोन्स का यूज़ देखते हैं, कीटोन्स में हम प्रोपेनोन को देखते हैं। प्रोपेनोन इज यूज्ड फॉर सॉल्वेंट, प्रोपेनोन is used as solvent, किसका सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि कैसे नेचर का है, हाइड्रो मतलब नॉन पोलर नेचर का है, ठीक है, नॉन पोलर नेचर का आपका सॉल्वेंट है। एसिटाइलिन, ठीक है ना, सेलुलोज, इन सब के लिए क्या बनता है, ये सॉल्वेंट बनता है फॉर एसिटाइलिन, एक दूसरा क्या है आपका, सेल्यूलोज,
फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, फॉर प्रिपरेशन ऑफ CHLO और क्लोरोफॉर्म, ये हमने अगर ये एक्चुअली हमारे कोर्स से लास्ट वाले चैप्टर्स में से हट गया था। जैसे हेलो एल्केन्स का है, क्लोरोफॉर्म जो है वो हेलो एल्केन है एक, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में अगर हम वहाँ देखते तो हमें पता चलता कि हमें क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोपेनोन चाहिए। तो प्रोपेनोन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एसीटोन, ठीक है ना, आयोडोफॉर्म, एसीटोन एट्सेट्रा, ठीक है ना। इस मिथेनोइक एसिड को हम बना सकते हैं कीटोन्स, और दूसरे कीटोन्स भी इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। एंड उसका एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि नेल पॉलिश के लिए भी यूज होता है, फॉर नेल पॉलिश। इसके अलावा कई और यूजेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो आप लिख सकते हो। जैसे कि जो हमारे एरोमेटिक एल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, वो एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं एरोमा प्रोड्यूस करने के लिए, दैट मीन्स फ्रेगरेंस देने के लिए। जैसे हमारे कभी हम लोग, मैंने आपको बताया था कि साबुन होते हैं, उसमें कुछ स्मेल आती है, परफ्यूम्स में स्मेल आती है। एक्चुअली वो क्या संतरे की स्मेल आ रही थी, उसमें संतरा थोड़ी पड़ा है, उसमें इनमें से कोई एक केमिकल पड़ा हुआ है जिसकी स्मेल किसकी तरह, ऑरेंज की तरह है। स्वीट स्वीट स्मेलिंग नेचर के होते हैं। अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन्स के प्रेजेंस की वजह से अलग अलग टाइप की स्मेल्स आपको मिलती है। तो ये जो अलग अलग टाइप की स्मेल्स मिलती है वो इनकी वजह से ही मिलती है, और ये अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर स्मेलिंग हमें मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, ठीक है ना। इसको हमने और पहले भी हमने देखा था कि एरोमेटिक अल्काइंस को एरोमेटिक इसलिए बोलते हैं, एरोमा का मतलब ही क्या होता है, खुशबू से होता है, ठीक है ना। तो अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, एरोमेटिक नेचर के होते हैं, दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन। तो दीज आर द यूजेस जो आपको आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखने हैं, समझने हैं, ठीक है ना, याद रखने हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो तो इस तो पॉइंट के साथ हम लोग ने एल्डिहाइड और कीटोन को ख़त्म कर लिया, ठीक है ना। वी आर कंप्लीटेड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। और अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर पढ़ना है, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको अभी ब्रीफली बता देता हूँ। तो हमने अभी तक जो हमारे कोर्स में है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो कोर्स के हिसाब से हमने एल्डिहाइड और कीटोन को ख़त्म कर लिया है। तो एल्डिहाइड कीटोन में हमें क्या पढ़ना था, पहले हमें उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ना था, उसको एक कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा था वो पढ़ना था, मेथड्स और उनकी प्रिपरेशन पढ़ने थे, कैसे होते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी। उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ने थे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमको क्या पढ़ना था, मैकेनिज्म पढ़ना था किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड्स, यानी कि ये जो दो रिएक्शंस है, एल्डोल और क्रॉस कैनिजारो, एल्डोल क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो, ये रिएक्शंस हमें पढ़नी थी हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। और लास्ट में हमें यूजेस पढ़ने थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए। तो ये आपका टोटल खत्म हो गया एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको क्या पढ़ना है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है वो पढ़ना है, वो मैं ऑलरेडी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने स्टार्टिंग में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बता दिया था, उसका ओविक एसिड नाम होता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर एक बार और डिस्कस कर लेंगे, कैसे होगा इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है हमें, ठीक है ना। उसके बाद कैसा नेचर होता है इसका, एसिडिक नेचर होता है, वी नो, हम लोग बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड नाम बोल रहे हैं तो एसिडिक नेचर ही होगा। तो इसके एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसको कैसे बनाया जा सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़नी है, इसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और सीधे यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है ना। कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो लगभग सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें से पढ़नी है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर इनको हम लोग ध्यान रखते हुए ये सब पढ़ेंगे और अपना सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो बहुत छोटा सा सिलेबस अभी इस पार्ट का बच गया है, इस चैप्टर का बच गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को फटाफट ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो होप कि अभी अब आपको जो मैंने पढ़ा है सब समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। एक काम और करना है आप लोगों ने, आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अपने एनसीईआरटी के ख़त्म कर लेंगे, और ताकि आप पे एकदम से बर्डन ना पड़े चैप्टर ख़त्म होते ही। और वैसे भी ये चैप्टर और इससे ये चैप्टर यहाँ तक और इससे पीछे के दो चैप्टर जो हैं, जो मैंने आपको पढ़ा है, सरफेस केमिस्ट्री और डीएफ ब्लॉक, ये आपके अभी UT3 में आने वाले हैं। तो UT3 का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, UT3 का सिलेबस मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। UT3 के सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर 5 यानी कि सरफेस केमिस्ट्री आएगा। उसके बाद आपका आएगा चैप्टर नंबर 7 8, हाँ 8, चैप्टर नंबर 8 आपका आएगा, क्या आएगा, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो दो चैप्टर तो ये आ गए आपके, और तीसरी चैप्टर ये जो आएगा कहाँ तक आएगा, इस पार्ट तक आएगा, दैट मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स तक के क्वेश्चन आएंगे आपके, उसके अलावा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के एल्डिहाइड और कीटोन के क्वेश्चन कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 2, ठीक है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के करने हैं आपने।
तो आप काम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कहाँ, हाँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में आप लोग करेंगे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है ना। आप फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करके लेके आएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये हमारे कोर्स में नहीं है वो आप छोड़ देना, क्योंकि कई चीज़ें होंगी जो कोर्स से बाहर होंगी, इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे। और बट मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ ऑल्सो, सिक्स्थ में भी आपको ये टॉलेंस रिएजेंट वाला नहीं करना है, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट सेकंड, इसका सिक्स्थ का सेकंड और थर्ड पार्ट आपके कोर्स से बाहर है। और फोर्थ पार्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, और फिफ्थ पार्ट भी नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखना है बस आपको सिक्स्थ का, फिर फर्स्ट पार्ट करना है। सेवन्थ में आपको पूरा सेवन्थ करना है, एट्थ भी पूरा करना है, और नाइन्थ भी पूरा करना है, और 10th नहीं करना है, वो टॉलेंस एजेंट के ऊपर है, टॉलेंस एजेंट आपके कोर्स में नहीं था। तो आपने टोटल 9 क्वेश्चन तक ही करने हैं, तो 9 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग कर लो, ठीक है ना। थैंक यू।